आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए ओरिएंटेड रहने वाली है जो बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं। तो जो एडमिशन्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो उनके मन में, उन बच्चों के मन में क्वेश्चन चलता है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम से हम किस तरह का पैटर्न फॉलो करें कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो ज़्यादा मार्क्स फेच करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारे ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आज की वीडियो में बेसिकली हम दो तरीके डिस्कस करने वाले हैं जिस तरीके से आप एग्जाम के एक आंसर लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले तरीके की। तो स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, हम लोगों से हमेशा कहा जाता है कि कभी भी आंसर लिखने से पहले एक सिनॉप्सिस बना दो। सिनॉप्सिस क्या होता है बेसिकली कि आपके आंसर में या आपके बेसिकली कंटेंट में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। जनरली एडवाइस दी जाती है कि आप हेडिंग वाइज उसके बाद पैराग्राफ बना करके अपना आंसर लिखें। तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। तो इसीलिए अगर फर्स्ट आंसर शुरू करने से पहले आप अगर एक सिनॉप्सिस बना देते हैं तो उस केस में टीचर को पता लग जाता है कि आपके आंसर में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है टीचर के दिमाग में। और जब भी आंसर लिखें ये बात हमेशा ध्यान रखें कि टीचर को जितनी कम मेहनत लगेगी आपका आंसर पढ़ने में, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। एक और चीज जो बेसिकली बोली जाती है वो ये है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं तो जिस आपका मेन एम रहता है पेजेस भरने में, तो वो भी करेक्ट बात है, मगर पेजेस किस तरह से भरने हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी एक बड़ा पॉइंट होता है अच्छे मार्क्स बनाने के लिए। तो सिनॉप्सिस की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन बेस्ड है सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड के ऊपर, तो आपको सिनॉप्सिस बनाने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि हर आंसर में आपका मेन जो कॉमन चीज रहेगी वो ये रहेगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर लॉ का एग्जाम है तो रेलेवेंट प्रोविजंस, किस प्रोविजन से वो क्वेश्चन रिलेटेड है तो वो सेक्शंस आपको मेंशन करने होंगे। उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपका कॉमन पार्ट रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आ जाता है एसेंशियल्स क्या है उसके, कोई भी क्वेश्चन होगा सपोज 300, 299, तो उसके एसेंशियल्स क्या है। किसी भी ऑफेंस के कुछ एसेंशियल्स डिफाइंड है इंडियन पिनल कोड के अंदर, या किसी भी ऐसे लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसके एसेंशियल्स होते हैं, तो वो मेंशन करने हैं। उसके एक्सेप्शंस, हाँ ये पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा, एक्सेप्शंस हर किसी के नहीं होंगे, जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी वगैरह के एक्सेप्शंस नहीं होते, तो उस केस में इस पॉइंट को मेंशन नहीं करना है। जिसमें एक्सेप्शंस आपको पता होंगे, आप कंफर्म होंगे, वही आंसर में आपको एक्सेप्शंस मेंशन करना है। उसके बाद पनिशमेंट, अगर वो एक ऑफेंस है तो पनिशमेंट, अगर सिविल लॉ है तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद केस लॉस, अगर आपको केस लॉस परफेक्टली याद है तो उस केस में आप केस लॉस मेंशन कर सकते हैं। अगर इन केस नहीं याद है तो आप यहां पे मेंशन करके, मगर एक चीज जरूर याद रखें, अगर केस लॉस आपको नहीं भी याद है तो उस केस में कुछ केस के आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। अगर फैक्ट्स याद होंगे तो आप कोई तरीका बताऊंगा आगे चल के जिसके बेसिस पे आप केस लॉज वाली हेडिंग में भी कुछ ना कुछ मेंशन कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन। तो इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजंस, डेफिनेशन, एसेंशियल्स और कंक्लूजन, ये 5 आपके ऐसे चीजें हैं जो बेसिकली कॉमन रहेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर। उसके बाद आप बात करते हैं कि इसमें लिखेंगे क्या। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में तो लगभग सेम चीज आती है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज आपका क्वेश्चन था सेक्शन 300 के ऊपर बेस्ड। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका ये हो गया कि मर्डर इज एन ऑफेंस दैट इज डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड। तो ये आपने एक डिफाइन कर दिया कि मर्डर जो है वो इंडियन पिनल कोड के अंदर डिफाइंड है, सेक्शन 300 में मर्डर ही है। उसके बाद आपने बता दिया कि ऑफेंस क्या होता है, तो ऑफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट बात है, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आ गया क्योंकि वो स्पेसिफिकली मर्डर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि आप इस आंसर को थोड़ा घुमा सकते हैं। सेक्शन 40 पे बेसिकली सारे ऑफेंसेस जो डिफाइंड है वो कवर्ड होते हैं। अब सारे ऑफेंसेस की डेफिनेशन अगर आप सेक्शन 40 को ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मर्डर और ऐसे सारे ऑफेंसेस जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशेबल हैं वो सब ऑफेंस कहलाते हैं आईपीसी के पर्पस के लिए। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सा। उसके बाद इसी इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर देंगे मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के लिए। तो ये आप बेसिकली एक डायग्राम टाइप का बना सकते हैं। हाँ मानता हूं कि एग्जाम में ऐसे कलरफुल डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे, बट ये है कि मैंने यहाँ पे आपको बेटर शो कराने के लिए कलरफुल बना दिया है। बट आप एग्जाम में ऐसा बना सकते हैं कि ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स आर नॉट मर्डर बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड, इस तरीके से करके आप एक डायग्राम बना दीजिए। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाएंगे रेलेवेंट प्रोविजंस के पार्ट पे। रेलेवेंट प्रोविजंस का पार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि आप उसमें सेक्शन 300 रेलेवेंट है मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 302 रेलेवेंट है मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेक्शन 299 के रेलेवेंट है मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी रेलेवेंट प्रोविजन आप इस तरीके का डालते हैं जो डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जरूर मेंशन कर देना है कि वो किस तरीके से रेलेवेंट है। जैसे इसमें मैंने लिखा भी हुआ है सेक्शन 299 आपने डाल तो दिया, बट वो मर्डर से किस तरह रेलेवेंट है ये आपको मेंशन कर देना है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं।
तो मैंने आपको बताया था ना, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में काफी अंतर होता है। इंट्रोडक्शन में आप बेसिक आउटलाइन बताते हैं और डेफिनेशन में एग्जैक्ट उसी चीज की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में बेसिकली मर्डर के 4 पार्ट बताए गए हैं, इंटेंशन, नॉलेज और मेंजरिया वगैरह। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट हो गया। क्योंकि हमारी वीडियो ये टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है, तो मैं आपको बस आउटलाइन दे रहा हूं कि पेपर कैसे लिखना है। उसके बाद आ जाइए एसेंशियल्स पे। अब मर्डर की क्या एसेंशियल्स है? अब बेसिकली आप एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इंडियन पीनल कोड में जो भी ऑफेंस है उसके बेसिकली 2 ही एसेंशियल्स होते हैं। पहला हो गया एक्टस, दूसरा हो गया मेंजरिया। अब मर्डर में ऐसा क्या खास है? मर्डर में ऐसा है खास डेथ। अगर डेथ नहीं होगी तो मर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसके एसेंशियल्स हो गए। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया और एक इनोवेटिव आंसर में आपने एक पॉइंट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बात कर लीजिए एक्सेप्शंस की। भाई 300 के अंदर आपके 5 एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है, तो वो मेंशन कर दीजिए। अब उसी एक्सेप्शंस की एक वो लिस्ट बना के उसके आगे उसको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में नोट डाल दीजिए। ये नोट स्पेशल मार्क्स आपको दिला देगा। कैसे? इफ द केस फॉल्स अंडर एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300 देन द पर्सन इज नॉट एक्विटेड बट द केस इज कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 299। तो ये आपका एग्जामिनर को बताएगा कि आपको एक बेसिक नहीं, आपको एक सफिशिएंट नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में। उसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट की। अब मर्डर में 3 तरह की पनिशमेंट दी जाती है। एक तो अप टू लाइफ इंप्रिजमेंट है, डेथ है और फाइन है। तो ये आप डिफाइन कर दीजिए कि डेथ पेनल्टी क्या होती है, लाइफ इंप्रिजमेंट क्या होती है, इम्पोजिशन ऑफ फाइन क्या होता है। उसके बाद आ जाइए केस लॉज के बारे में। अब सपोज मर्डर के बारे में आपको 1 या 2 केस लॉज मालूम है, तो उस केस में आप केस लॉज के नाम मेंशन करिए और फैक्ट्स डालिए और जजमेंट लिख दीजिए। इन केस आपको केस लॉज बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है बट आपको फैक्ट्स याद है, तो उस केस में आप सीधा मेंशन कर दीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट का केस है। ध्यान रखिएगा, अगर हाई कोर्ट का है तो नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का केस है तो आप ये मेंशन कर दीजिए कि ना लैंडमार्क केस, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ही होती है और वो प्रेसिडेंट की तरह काम करती है। तो आप ये लैंडमार्क केस लिख सकते हैं और उस केस के फैक्ट्स और उसकी जजमेंट लिख के एक काम चला सकते हैं केस लॉज वाले पार्ट के लिए। वैसे अगर आपको केस लॉज के नाम याद हो या कम से कम हर टॉपिक का अगर एक भी केस लॉज आपको याद होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा मार्क्स फेच करने के लिए। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका कंक्लूजन। तो आप कंक्लूजन मेंशन कर दीजिए, जो भी है एक थोड़ा सा मिक्सचर समरी टाइप की बना के उसको आप वहां पे लिख सकते हैं। तो इससे आपका कंटेंट भी बन जाएगा और आपके सफिशिएंट पेजेस भी भर जाएंगे। अब आ जाइए बात करते हैं दूसरे मेथड की। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। सिनॉप्सिस इसमें भी बनेगी बट इसमें सिनॉप्सिस बनाने का तरीका डिफरेंट होगा। ये तरीका है फ्लो चार्ट का। यहां पे आप स्क्रीन पे देखिए तो फ्लो चार्ट बना दिया है मैंने। इस पे ऊपर हेडिंग लिख दी है मर्डर, जो कि रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन से, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद इसमें मैंने सब टॉपिक्स डिवाइड कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजंस, डेफिनेशन, एसेंशियल और एक्सेप्शंस और पनिशमेंट और केस लॉज। ये सारे पॉइंट्स हमारे सिनॉप्सिस वाले ही हैं। उसके बाद आ जाइए, थोड़ा सा हमने और ब्रीफ कर दिया है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 299 और 300 और 302 मैंने लिख दिया है रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर। अब चाहिए तो आप इसके आगे एरो बना के और भी लिख सकते हैं। सेक्शन 299 के आगे लिख दीजिए कल्पेबल होमोसाइड, 300 के नीचे लिख दीजिए डेफिनेशन ऑफ मर्डर और 302 के अंदर लिख दीजिए पनिशमेंट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को, अपने फ्लो चार्ट को और एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, जितना आपका फ्लो चार्ट एक्सप्रेसिव रहेगा उतना ही टीचर को पता रहेगा कि आपको सफिशिएंट नॉलेज है, और जितना ही टीचर को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर, उतना ही आपका आंसर पे उसका फोकस कम होगा और आपको आंसर के मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन वगैरह तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में कुछ मेंशन नहीं कर सकते। एक्सेप्शन वगैरह हाँ आप ये कर सकते हैं कि उसी में ब्रैकेट डाल के ये लिख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 300 वी आर प्रोवाइडेड विद 5 एक्सेप्शंस। उसके बाद आ जाइए पनिशमेंट पे। अब पनिशमेंट का एक छोटा पार्ट है तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ से, डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजमेंट और फाइन, ये आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद केस लॉज आपको फ्लो चार्ट में तभी डालना है, ध्यान रखिएगा, जब आपको केस लॉज का एक आध का किसी का पक्का नाम पता हो। तो अगर नाम पता है तो आप यहाँ पे केस लॉज डाल के और उसके नीचे एरो बना के केस लॉज के नाम लिख सकते हैं जितने भी आपको याद हो उसके हिसाब से। तो ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा आंसर के स्टार्टिंग में। अगर ये फ्लो चार्ट आपने आंसर की स्टार्टिंग में बना दिया तो आपका काम वहीं से हो गया। उसके बाद आपको वही स्टाइल फॉलो करनी है जो मैंने अभी बताई थी। पहले एक एक टॉपिक को उठाना है, उसकी हेडिंग बनानी है और उसको एक्सप्लेन करते जाना है, जैसे मैंने अभी भी सिखाया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, अगर कमेंट सेक्शन में आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दें।